हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो ट्रिपल एस आर्मी। क्या हालचाल है आप सभी का? बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म आईएससी वाला पर। बेटा, हम लोग वन शॉट लेक्चर की सीरीज चला रहे थे जिसमें आज बारी है अपने अगले चैप्टर की, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन साहब ने लॉज ऑफ मोशन दिया था, उनके पहले भी कुछ साइंटिस्ट ने मेहनत किया था इस चीज के ऊपर। ठीक है, हम लोग आइए डिटेल में बात करते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है और उसको किस तरीके से हम लोग करेंगे। सो इट इज अ डिटेल्ड वन शॉट सेशन। ठीक है, ड्यूरेशन भले 1 घंटे, 1.5 घंटे, सवा घंटे के आसपास हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं चैप्टर में हर एक चीज को मैं कवर कर रहा हूं। जितनी चीजों को मैं पहले 3 घंटे में पढ़ाता था, सेम उतनी ही कंटेंट को आज मैं 1 घंटे, सवा घंटे में पढ़ा रहा हूं। तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया है। इसका मतलब बस ये है कि मैं हर एक टॉपिक को क्विकली कवर कर रहा हूं और आगे बढ़ रहे हैं। और इवन मैं आपको बताऊं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी उतने ही हैं जितने पहले कभी 3 घंटे के लेक्चर्स में हुआ करते थे। तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को। ठीक है, ड्यूरेशन को देखकर इस लेक्चर को हल्के में लेने की गलती मत करिएगा। आइए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। तो न्यूटन साहब के लॉज ऑफ मोशन से हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे बेटा मोशन को समझने के लिए, मोशन के कॉज को समझने के लिए। देखो, मोशन कैसा हो रहा है और उसमें कौन सी इक्वेशन लगेगी, टाइम कैसे निकलेगा, वेलोसिटी कैसे निकलेगी, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, ये हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में बेटा पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि सर उस मोशन का कॉज क्या है। तो न्यूटन ने अपने सबसे पहले नियम में बात किया इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया किसी की भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो कि बॉडी में होने वाले किसी भी तरह के चेंज का अपोज करती है। जैसे अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी नहीं चाहती कि हम अपने आप मूव करने लग जाए, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहती है। दूसरा प्रॉपर्टी है इनर्शिया ऑफ मोशन। जो बॉडी मूव कर रही है वो मूव ही करना चाहती है, वो चाहती है कि हमारे मोशन में किसी भी तरह का चेंज ना आए। और जो बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहती है, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो न्यूटन ने अपने सबसे पहले नियम में इसी इनर्शिया के बारे में बात किया। लीनियर मोशन के लिए जो इनर्शिया है वो मास से रिप्रेजेंट किया जाता है। बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा बेटा, इनर्शिया की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो न्यूटन ने पहले नियम में बताया, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी। वो यूनिफॉर्म मोशन में है, हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। जिस डायरेक्शन में जा रही है वो हमेशा उसी डायरेक्शन में जाती जाएगी, अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। जब तक आप कोई बाहरी फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक उस बॉडी के स्टेट में किसी भी तरह का बेटा चेंज नहीं आएगा। तो इनका सीधा सा कहना यह था कि अगर किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स 0 के बराबर है तो उस बॉडी की कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। देयर विल बी नो चेंज इन कंडीशन ऑफ द बॉडी। बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में जाती जाएगी। और ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, राइट। तो वही प्रॉपर्टी यहां पर मैंने लिखा है। लैंग्वेज आप लोग देखिएगा, लैंग्वेज बिल्कुल इसी तरीके से यूज करना। किसी भी बेटा जो लॉज होते हैं ना, जो रूल्स होते हैं, उनकी लैंग्वेज को चेंज नहीं करना चाहिए। जैसा लैंग्वेज आपकी किताबों में लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसा ही लैंग्वेज यूज करना चाहिए, ताकि कोई भी छोटे से छोटा पॉइंट हम लोगों से मिस ना हो, राइट। तो ये लैंग्वेज है, कह रहे हैं एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until and unless any external force is applied on it। फिर आता है, इसी के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, या इसी को गैलीलियंस लॉ भी कहा जाता है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो ने ही बेटा इस लॉ के बारे में बताया था। न्यूटन ने इस वाले लॉ को सीधे उनसे कॉपी पेस्ट करके यहां पर बताया है। ठीक है, बाकी न्यूटन ने जो दूसरे और तीसरे लॉज में जो काम किया था दैट वाज यूनिक, है ना। तो ये जो है इसको गैलीलियंस लॉ भी कहा जाता है। द फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स, ये फोर्स को डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू इट द डिवाइस यूज फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ अ बॉडी और पार्टिकल इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी बॉडी के स्टेट को, है ना, चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड है उसी को फोर्स कहा जाता है। तो यहां पर इनर्शिया के बारे में बात होने लगी। तो इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो कि उसमें होने वाले चेंज का अपोज करती है। 3 तरह का इनर्शिया मैंने भी आपको समझाया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, एज वेल एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और इनर्शिया के बारे में एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा जो मैं बता भी चुका हूं। खैर, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। बॉडी का मास बढ़ेगा बेटा तो उसका इनर्शिया भी बढ़ जाएगा, मास घटेगा इनर्शिया भी घट जाएगा।
फर्स्ट लॉ के एग्जांपल्स हैं कि अगर कोई भी पैसेंजर जो है स्टेशनरी कार में या ट्रेन में खड़ा हुआ है और ट्रेन अचानक से चल जाए तो पीछे की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि जब ट्रेन आगे जाती है तो उस पर्सन की बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो तो आगे जाने लगता है क्योंकि वो ट्रेन से कांटेक्ट में है, लेकिन जो अपर पार्ट जो रेस्ट में था वो रेस्ट में ही रहना चाहता है ना। तो नीचे वाला पार्ट अगर आगे जाने लगेगा तो बॉडी ऑब्वियस है पीछे की तरफ फील होगी हमें, तो वो सडनली बैकवर्ड मूव होता है। फिर पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ मूविंग मोटर कार इंक्लाइंस फॉरवर्ड व्हेन सडनली स्टॉप्स। तो सेम रीजन यहां पर है कि अगर आप किसी कार में बैठे हैं, कार आगे जा रही है तो आपकी बॉडी भी आगे जा रही है। कार सडनली रुक गई तो आपकी बॉडी आगे की तरफ आती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी मोशन में थी। तो ये जो है इसका रीजन है इनर्शिया ऑफ मोशन, और इसका जो रीजन है दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फिर बात आती है सर दूसरे नियम की, लेकिन दूसरे नियम को समझने से पहले कुछ एक दो फंडामेंटल, एक दो बेसिक चीज है, पहले उसकी बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोमेंटम के बारे में कि सर मोमेंटम क्या होता है। देखो, मोमेंटम किसी भी मूविंग बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, मूविंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, एंड मोमेंटम इज सिंपली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि वेलोसिटी के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, कि जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा सेम टू सेम वही डायरेक्शन बेटा मोमेंटम का होगा। ठीक है, यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर, राइट। या सीजीएस यूनिट की मैं बात करूं तो इट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर। तो मोमेंटम इज सिंपली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है बेटा तो हम सीधे सीधे ये बोलेंगे कि सर जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका मोमेंटम भी बढ़ेगा, एंड ग्राफ विल बी अ सिंपल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये ग्राफ यहां पर सिंपली जो इस ग्राफ का स्लोप है अगर आप देखो तो देखो स्लोप का मतलब ही होता है क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, जो कि मास को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस ग्राफ के स्लोप से आप मास की वैल्यू को निकाल सकते हो। यहीं पर अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यार मोमेंटम कांस्टेंट है, अगर मोमेंटम को कांस्टेंट कर दिया जाए और मास और वेलोसिटी के बारे में सोचे तो जैसे जैसे आप बॉडी के मास को बढ़ाएंगे उसकी जो वेलोसिटी है ना बेटा वो कंटिन्यूअसली घटेगी। ग्राफ कुछ इस तरह का होगा अगर आप ये मान लो कि सर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हो गया। इस तरह के ग्राफ को बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगले हम लोग इस पर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे हैं अ बॉल मूविंग विद अ मोमेंटम ऑफ 5 किलोग्राम पर सेकंड स्ट्राइक्स अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड इज रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। देखो, अगर ये कोई भी एक दीवार है और इस दीवार पर एक बॉल इधर की तरफ से आई थी और वो रिफ्लेक्ट होकर इधर की तरफ चली गई है, बॉल 5 मतलब बॉल का जो इनिशियल मोमेंटम है वो 5 के बराबर था, और टकरा कर जब वो वापस गई तो उसका फाइनल मोमेंटम भी 5 के बराबर था। क्वेश्चन में हमसे साफ साफ कहा जा रहा है कि बॉल 45 डिग्री के एंगल पर आई थी, तो ऑब्वियस है 45 डिग्री के ही एंगल पर वो बॉल जाएगी। हमसे कह रहे हैं व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। देखो, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कंपोनेंट कर सकते हैं, हम उसको तोड़ सकते हैं दो डायरेक्शंस में। तो ये जो इसका इनिशियल मोमेंटम था उसका एक डायरेक्शन तो ये वाला हो जाएगा, एक डायरेक्शन तो इधर की तरफ हो जाएगा, दैट विल बी 5 साइन 45 डिग्री, है ना। और एक इसका बेटा इधर की तरफ हो जाएगा, दैट इज 5 साइन 5 कॉस 45 डिग्री। तो एक कंपोनेंट मैंने एंगल की डायरेक्शन में कर दिया कॉस वाला, और जो बच गया वो एक कंपोनेंट मैंने कर दिया साइन वाला। सिमिलरली जो मोमेंटम फाइनल है इधर की डायरेक्शन में उसके भी कंपोनेंट्स करिए, तो एक कंपोनेंट उसका इधर की तरफ हो जाएगा, दैट इज अगेन 5 कॉस 45 एंगल के साथ वाला कॉस, है ना, और जो बच जाए वो साइन, सो इट इज 5 साइन 45 डिग्री के बराबर। तो अगर आप ध्यान से यहां समझो, चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन बेटा, वाई डायरेक्शन में अगर कोई पूछे मोमेंटम में क्या चेंज हुआ तो आप कहेंगे सर जीरो। क्यों? क्योंकि पहले भी सर नीचे की तरफ था, अभी भी नीचे की तरफ है, पहले भी सर जितना था उतना ही अभी भी है, तो वाई डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आया। लेकिन एक्स डायरेक्शन में अगर आपसे कोई पूछे कि यार मोमेंटम में कितना चेंज आया है एक्स डायरेक्शन में, तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम इधर की तरफ था जो कि लेफ्ट साइड है, तो उसको मैं निगेटिव लिखूंगा, तो माइनस का 5 कॉस 45 डिग्री, और जो इनिशियल मोमेंटम था वो राइट साइड का था, तो फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल राइट साइड में था, सो दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, तो उसको मैं लिख सकता हूं 5 cos 45। बहुत ध्यान से देखिए, माइनस माइनस दोनों ही लगे हैं, सो इट विल बी माइनस का 10 cos 45 जो कि 1/√2 होता है। रैशनलाइज कर लेंगे बेटा, तो √2 का मल्टीप्लाई √2 का डिवाइड, ये 2 बन जाएगा, ये इसको काटेगा, सो इट विल बिकम 5/√2
किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में इस बॉल के मोमेंटम में जो चेंज हुआ है, दैट चेंज इन मोमेंटम इज नेगेटिव, बट वाई डायरेक्शन में इसके मोमेंटम में कोई चेंज बेटा नहीं हुआ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं किनारे हट रहा हूं, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब आइए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। न्यूटन का जो दूसरा नियम है इसको लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है, जो कि ये कहता है कि बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि किसी भी बॉडी के मोमेंटम में उतना ही चेंज होता है जितना आपने उस पर फोर्स लगाया। जैसे जैसे फोर्स आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसके मोमेंटम में जो चेंज है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, वो इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, यहीं पर हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि सर जो फोर्स होता है, प्रोपोर्शनलिटी हटा दें तो एक कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा कि फोर्स जो है वो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। उसके लीनियर मोमेंटम में होने वाले चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स होता है, या कह लो कि एग्जैक्टली इक्वल फोर्स की वैल्यू होती है, क्योंकि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पर आया था के, उसकी वैल्यू यहां पर 1 के बराबर होती है। सेम चीज को यहां पर लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन अब थोड़ा सा इसको आ जाओ एनालाइज करते हैं। देखो, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि सर मोमेंटम की वैल्यू तो मास इनटू वेलोसिटी होता है डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो अगर किसी भी बॉडी का मास कांस्टेंट है, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट, तो यहां पर क्या होगा, बॉडी पर जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगाएंगे दैट विल बिकम m टाइम्स डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। देखो, मास कांस्टेंट है तो वो डेल्टा से बाहर निकल आएगा, क्योंकि डेल्टा का मतलब होता है चेंज। जैसे यहां लिखा चेंज इन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, लेकिन मास ने कहा भाई मेरे में तो चेंज ही नहीं होना है, तो मास को मैंने बाहर निकाल दिया। अब डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी को एक्सेलरेशन कहा जाता है, तो यहां से एक्सटर्नल फोर्स का एक फॉर्मूला बन गया, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसको आप लोग न्यूटन के सेकंड लॉ के रूप में जानते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये न्यूटन का दूसरा नियम नहीं है, ये उसका एक स्पेसिफिक रिजल्ट है जब मास कांस्टेंट हो। नियम ये है बेटा, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आई सर अगर मास कांस्टेंट नहीं है सर तो क्या होगा? इफ मास इज नॉट कांस्टेंट देन व्हाट विल हैपन? इन दिस सिचुएशन एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू m टाइम्स डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी प्लस v टाइम्स डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी। क्योंकि अगर यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहां पर मास भी चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो इसको मैं मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, बट इसको हम लोग v डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी बोलेंगे। ये जो डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी की वजह से बेटा जो फोर्स आ रहा है ना, इस वाले फोर्स को नाम दिया जाता है थ्रस्ट फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? थ्रस्ट फोर्स। इस तरह का फोर्स या इस तरह का कंसेप्ट आपको देखने में मिलेगा जब आप रॉकेट प्रपल्शन की बात करेंगे। कोई भी रॉकेट जब ऊपर की तरफ उड़ता है तो उसके अंदर जो फ्यूल होता है वो बहुत तेजी से बर्न होता है, तो मास उस रॉकेट का कंटिन्यूअसली रिड्यूस हो रहा होता है, तो वहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मास आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे में ये वाले एक्सप्रेशन को यूज किया जाता है क्योंकि उस रॉकेट का मास वहां पर कांस्टेंट नहीं है। अब बात आती है अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहे हैं बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, तो एक फोर्स यहां पर गिवन है, एक्वायर्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द मास ऑफ द बॉडी इज। उस बॉडी का मास कितना है? देखो, सबसे पहले आप इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मेरे को बताओ। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना बड़ा आसान है, अंडर रूट के अंदर आई वाले टर्म का स्क्वायर प्लस जे वाले टर्म का स्क्वायर, सो दैट विल बी अंडर रूट के अंदर 36 प्लस 64, स्क्वायर करोगे 100 आएगा, 100 का अंडर रूट 10 होता है, तो फोर्स की वैल्यू आ गई बेटा 10 न्यूटन के बराबर। अब फोर्स 10 न्यूटन है, एक्सेलरेशन 5 के बराबर है, F बराबर m इंटू ए लगाओगे तो मास की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 2 kg के बराबर। सो इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज अ बॉडी ऑफ मास 2 kg ट्रेवल्स अकॉर्डिंग टू द लॉ दिस। ठीक है, जहां पे P दिया है, Q दिया है, R दिया है, सारी वैल्यूज गिवन है, कह रहा फोर्स की वैल्यू बता दो। देखो, सबसे पहले उस बॉडी के आप डिस्प्लेसमेंट को देखो। P की वैल्यू मैं 3 डालता हूं तो 3t हो गया, Q की वैल्यू 4 है तो 4t स्क्वायर हो गया, और R की वैल्यू 5 है सो R टी क्यूब यानी 5t क्यूब हो गया। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी जो कि आएगी 3 प्लस 8t प्लस 15t स्क्वायर। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता बेटा तो बेसिक मैथमेटिक्स वाला वीडियो जाकर के देखिए। एक बार इसको और आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ
एक्सेलरेशन, राइट। तो ये एक्सेलरेशन निकल करके आया है जो कि टाइम पर डिपेंड कर रहा है, बट क्वेश्चन में कह रहा है t बराबर 2 पर बताना है। सो एट t इज इक्वल टू 2, अगर टाइम की वैल्यू यहां पे 2 डालेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 8 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये बेटा हमारा 68 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर एक्सेलरेशन आ गया है, और बॉडी का मास 2 के बराबर था। सो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 136 आ जाएगा, 136 न्यूटन के बराबर फोर्स आ जाएगा, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास 2 केजी है, एक्सेलरेशन हमारा 68 है, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 136 न्यूटन के बराबर फोर्स निकल कर आ जाएगा। फिर आता है हमारा न्यूटन साहब के इसी लॉ के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन यहां पर कर लेते हैं। सबसे पहला यही है कि फर्स्ट लॉ कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कहता है बेटा F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, और फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया कि भैया अगर बॉडी के स्टेट में कोई चेंज नहीं है तो बेटा डेल्टा P की वैल्यू 0 हो जाएगी उस कंडीशन में, और अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब बॉडी पर लगने वाला एक्सेलरेशन 0 हो गया। इसका मतलब उस बॉडी की जो वेलोसिटी है भाई साहब वो कांस्टेंट निकल कर आ गई। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स 0 के बराबर है तो वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट के बराबर होती है। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और यही हम लोग सेकंड लॉ से डिराइव कर सकते हैं। फिर दूसरा हमसे ये कह रहा है कि भाई अगर फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, जिसको मैं dP अपॉन dt डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिख सकता हूं, ये भी 0 हो जाएगा। ये 0 होने का मतलब बेटा देखो किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन तभी 0 होता है जब वो कांस्टेंट हो। इसका मतलब हम यहां से सीधे सीधे कह सकते हैं कि भाई बॉडी का जो मोमेंटम है जो कि mb के बराबर है, दैट विल बी कांस्टेंट। इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है। दैट मींस इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, in that situation the momentum of the system will remain constant। फिर बात आई सर इसके एग्जांपल्स, तो while catching a ball cricketer moves his hands backwards या uses of the springs and shockers in the motor cars। तो ये सभी न्यूटन के सेकंड लॉज के ही एक्सप्लेनेशन। देखो जब कोई भी बॉल आती है ना तो क्रिकेटर हाथ पीछे करता है, हाथ को पीछे करने से क्या होता है उसका जो टाइम इंटरवल है वो बढ़ जाता है। टाइम इंटरवल के बढ़ जाने से चेंज इन मोमेंटम की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आया? दैट रिमेन्स मतलब वो कम हो जाता है वैल्यू। ठीक है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, जो उसके ऊपर एक जर्क लगता है ना, वो कम लगता है, राइट। उसके हाथ में चोट लगने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। ये यहां पर कहने का मतलब है। अब बात यहां पर आई कि सर कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ एज वेल एज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, कंजर्वेशन नहीं, ओह, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन। ओके, कोलिजन के केस में अगर मेरे को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझना है तो वो मैं न्यूटन के सेकंड लॉ से समझ सकता हूं, राइट। फिर बात आती है शेल ऑफ मास 0.02 kg इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास दिस, इफ मजल स्पीड ऑफ द शेल इज दिस, देन व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। देखो गन के केस में बेटा क्या होता है कि अगर कोई भी इस तरीके का एक गन है, राइट, मान लो ये कालीन भैया वाला वही कट्टा है, तो अगर यहां से एक बुलेट फायर किया जाएगा तो बुलेट आगे की तरफ जाएगा, लेकिन इस गन पर पीछे की तरफ एक रिकॉइल स्पीड आती है। तो गन का मोमेंटम पीछे है, बुलेट का मोमेंटम आगे की तरफ है, और नेट फोर्स इस सिस्टम पर 0 है। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स ये गन बुलेट पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये बुलेट भी गन के ऊपर लगाएगा, तो इस सिस्टम पर जो नेट फोर्स है दैट बिकम्स 0। तो ऐसे में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, और ऐसे में हम कहेंगे कि सर सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। इनिशियल मोमेंटम 0 था क्योंकि इनिशियली गन और बुलेट दोनों ही रेस्ट में थे, बट फाइनली क्या हो रहा है, बुलेट आगे जा रहा है। तो बुलेट का जो मास है कितना है भाई, बुलेट का जो मास है वो 0.02 के बराबर है बुलेट का मास। बुलेट की जो स्पीड है वो 80 के बराबर है। ठीक है, लेकिन ये जो गन है वो पीछे आ रहा है तो गन का मोमेंटम नेगेटिव हो गया। सो दैट इज मास ऑफ गन कितना है भैया, 100 kg। मास ऑफ गन इज 100 kg। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी एंड दिस वन इज वेलोसिटी ऑफ दैट बुलेट, जिसको शेल कहा जा रहा है यहां पर, राइट। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा भैया, 100 v इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 80 करेंगे, यहां से कैपिटल V की वैल्यू आएगी 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 80 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 20 से काटेंगे तो 4/5 आएगा। इसको आ जाइए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 4 जो भी आया डिवाइड बाई 5, तो वैल्यू निकल करके आ गई वेलोसिटी का 0.016 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो दैट विल बी द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ दैट गन।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने यहां पे लगाया है। फिर बात आती है सर इंपल्स क्या होता है। देखो अभी हम लोगों ने पीछे ये पढ़ा कि भाई जो फोर्स होता है वो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा पी की वैल्यू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम इंटरवल आती है। तो ये जो फोर्स इनटू टाइम इंटरवल है ये भी एक नई क्वांटिटी आ गई जिसको इंपल्स कहा जाता है। जब भी किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगता है तो फोर्स और टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को ही बेटा इंपल्स कहा जाता है। तो ये जो इंपल्स यहां पर आया वो चेंज इन मोमेंटम के भी बराबर होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देखो लिखा भी हुआ है यहां पर कि वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं यहां पर, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बैट वाइल हिटिंग द बॉल। बैट बॉल को जब हिट करता है तो उस समय बहुत कम समय के लिए कांटेक्ट में रहता है बॉल के साथ, ठीक है। ब्लो ऑफ अ हैमर ऑन अ नेल। फिर फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन व्हेन ही फॉल्स फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन द मार्बल फ्लोर। कोई भी पर्सन जब गिरता है तो उसके जो गिरने का समय है वो तो ज्यादा है, लेकिन जो जितने समय में वो अर्थ के साथ कांटेक्ट में आता है दैट टाइम इज वेरी स्मॉल। किसी भी चीज को जब आप हिट करते हो तो दैट टाइम इज वेरी स्मॉल, राइट। तो वहां पर आता है इंपल्स। तो इंपल्स का ही फॉर्मूला यहां पर हो गया फोर्स मल्टीप्लाइड बाई शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या इंपल्स को ही चेंज इन मोमेंटम भी कहा जा सकता है। अब कह रहे हैं कि इंपल्स जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कि अगर मोमेंटम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव होगा, घट रहा है तो नेगेटिव होगा, सेम टू सेम है तो ये जीरो भी हो सकता है। फिर न्यूटन के तीसरे नियम पर आते हैं जो कि सभी को आता है, एक्शन रिएक्शन लॉ। दैट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आपने एक्शन किया है तो अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल रिएक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल एंड अपोजिट हो गए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगते हैं बट साइमल्टेनियसली अप्लाई होता है, यानी तुरंत लगता है। फिर कह रहे हैं दिस लॉ कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ आल्सो। तो इसको हम न्यूटन के सेकंड लॉ से भी डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ से हम सेकंड को डिराइव कर सकते हैं और सेकंड से हम थर्ड को डिराइव कर सकते हैं, यानी कि ये लॉज आपस में इंटरकनेक्टेड है क्योंकि न्यूटन साहब ने मतलब डिस्कवर किए, तीनों के तीनों बनाए हैं, ठीक है। एग्जांपल में यहां पे दे रहे हैं, ऑन फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम द गन द जर्क एक्ट्स ऑन इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसको रिकॉइल आप बोल रहे थे। फिर लॉन्चिंग ऑफ अ रॉकेट और मोशन ऑफ अ जेट एरोप्लेन, तो उसमें भी यही होता है भाई, रॉकेट में फ्यूल नीचे जाता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है। पुलिंग ऑफ अ हॉर्स कार्ट, हॉर्स भी वही काम करता है, हॉर्स पीछे की तरफ अर्थ को पुश करता है तो अर्थ उसको आगे की तरफ पुश करती है। मूविंग ऑफ अ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू जंपिंग ऑफ अ मैन फ्रॉम द बोट, जब हम लोग बोट से बाहर उतरते हैं तो बोट पीछे की तरफ जाती है। तो इसका मतलब कोई चीज आगे जा रही है तो कोई चीज पीछे जा रही है, दैट इज एक्शन रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लगता है बट साइमल्टेनियसली लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इस पर भी क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं बॉडी विद अ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ दिस। If the initial velocity at t बराबर 0 is this, then time at which it will have velocity along y direction only. Now this is a good question, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि भाई बॉडी है जिसका मास पता है, फोर्स पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, कह रहा है टाइम एट विच इट विल जस्ट हैव वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। केवल वाई डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी होगी तो बेटा वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है दैट मस्ट बी जीरो। ये वो कहना चाह रहा है ना। तो मैं भी यहां पर क्या करूंगा भाई, मैं यहां पर एक फॉर्मूला यूज करूंगा, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में यूज करूंगा। तो वेलोसिटी वेक्टर जो कि फाइनल वाला है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है बेटा 6 i माइनस का 12 j कैप, प्लस एक्सेलरेशन मेरे को निकालना है तो वो फोर्स डिवाइडेड बाई मास हो जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू है -3i प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई मास कर देंगे बेटा, तो ये वैल्यू एक्सेलरेशन का आएगा, मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो टाइम की वैल्यू को कुछ टी डाल देते हैं, यहां पर टाइम तो गिवन नहीं है ना। हमको बस ये ध्यान रखना है कि वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है दैट मस्ट बी जीरो। एक्स कंपोनेंट सर कैसे आएगा, तो देखो 6i माइनस का 12j कैप, तो यही हो गया, प्लस का ये जो लिखा हुआ है माइनस का 3/5t इंटू आई कैप, और ये लिखा हुआ है प्लस का 4/5t इंटू जे कैप। अब आई कैप वाले टर्म्स को एक साथ कर लो, तो 6 माइनस 3/5t टाइम्स आई कैप, ये पूरा टर्म देखो एक साथ हो गया। बाकी जे वाला टर्म भी यहां पे रहेगा, उसको भी आप लिख सकते हैं, माइनस का 12j कैप प्लस का 4/5
जे कैप, लेकिन उससे यार कोई मतलब अपने को नहीं है, ठीक है, इससे मेरे को मतलब नहीं है। मुझे जो मतलब था वो इससे था कि सर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। अगर ये कंपोनेंट जीरो है तो मैं यहीं पर इसको जीरो करूंगा, तो 6 - 3/5t जो है वो जीरो होना चाहिए। तो यहां से टाइम कितना आएगा यार, 6×5 = 30, 30/3 करेंगे तो 10 सेकंड के बराबर टाइम निकल कर आएगा, यानी कि t = 10 सेकंड। हालांकि दो दो ऑप्शन है हमारे पास 10 सेकंड के, तो दोनों ही सही हो गए, राइट। तो 10 सेकंड के टाइम इंटरवल पर एक ऐसा मोमेंट आएगा जब वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जीरो होगा और केवल वेलोसिटी होगी इन वाई डायरेक्शन, राइट है। प्यारा क्वेश्चन है, एक थिंकिंग एबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है ना, जो बच्चा सोच पाएगा वही कर पाएगा, जो नहीं सोच पाएगा यहां तक वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो यही प्रैक्टिस से ही ये सोच बेटा डेवलप होती है, ऐसा नहीं कि हम सब चीजों को रट लेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी आएगी इन कंसेप्ट्स को लेकर के, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क क्या होता है? देखो, किसी भी बॉडी पर जब आप फोर्स लगाएं और वो बॉडी अपनी ही जगह पर फिक्स हो, क्यों? क्योंकि हमने बॉडी को फिक्स कर रखा है इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। अब अगर मैं बॉडी पर एक फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को भी हम लोग मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो जब कोई फोर्स लगाकर बॉडी को रोटेट कराने की कोशिश की जा रही हो, तो ऐसे में फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट को ही मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया R×F। हालांकि ये टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट इज R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। ये भी ध्यान रखिएगा, ये वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से आता है ना, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। सर ये आर वेक्टर क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो, पॉइंट ऑफ रोटेशन से फोर्स की तरफ ये वाला जो वेक्टर है ना, ये डायरेक्शन में जो वेक्टर है, दैट इज आर वेक्टर, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई कोई एक बॉडी है और इस बॉडी पर मैंने एक फोर्स लगा दिया है इस डायरेक्शन में, सो दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और मैं इस फोर्स का टॉर्क निकालना चाहता हूं इस पॉइंट के अबाउट। इस पॉइंट के अबाउट हम इस फोर्स की वजह से टॉर्क निकालना चाहते हैं, तो ये वाला जो वेक्टर होगा दैट इज आर वेक्टर, और ये जो है ये तो फोर्स है, सिंपल। सो दैट आर क्रॉस एफ का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ आएगा, इनवर्ड्स। सो दैट आर क्रॉस एफ इज द टॉर्क, राइट। या सिंपल शब्दों में आपको बोले तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट को ही टॉर्क कहा जाता है। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो यहां पर जो साइन आता है, साइन थीटा, वो साइन 90 होगा, दैट विल बी 1। तो फॉर्मूला बन जाएगा R×F। यानी इस कंडीशन में अगर मैं आपसे फॉर्मूला कहूं तो मैं सीधा सीधा कहूंगा इस डायग्राम के लिए दैट इज R×F। सिंपल प्रोडक्ट है R×F। यहां पर सर अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिख दूं तो इट इज R वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यानी कि यहां पर साइन थीटा वाला टर्म आएगा, ठीक है, साइन थीटा वाला टर्म यहां पर आएगा। अब बताइए सर टॉर्क जो है वो कितने तरह का होता है, तो बेटा दो तरह का, क्योंकि कोई भी बॉडी दो तरीके से घूम सकती है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। देखो, जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो उस टॉर्क को नेगेटिव लेंगे, जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उस टॉर्क को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। क्यों सर? क्योंकि जब कोई भी बॉडी क्लॉकवाइज घूमती है तो टॉर्क इनवर्ट्स होता है, जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो यही टॉर्क बाहर की तरफ होता है। टॉर्क एक वेक्टर है, वो भी कौन सा वेक्टर है तो मैं आपको बताऊं, इट इज अ एक्सियल वेक्टर, ठीक है। जब मैं वेक्टर्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ वेक्टर्स एक्सियल वेक्टर्स होते हैं जो किसी एक्सिस के अलोंग लगते हैं लेकिन रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगी तो इट विल बी नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो इट विल बी पॉजिटिव। ये सारा गेम है टॉर्क का। फिर बात है सर कपल क्या है। देखो, कपल के केस में हम लोग बॉडी पर दो फोर्सेस लगाएंगे और दो के दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो एक फोर्स अगर ऊपर हो, एक नीचे है, जस्ट इक्वल एंड अपोजिट है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं डी के बराबर ले लूं और ये हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन है, तो ऐसे में जो कपल होता है या मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है उसको भी टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज अगेन डी मल्टीप्लाइड बाई एफ, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस मल्टीप्लाइड बाई फोर्स, दैट इज नोन एज कपल। कपल को भी मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहा जाता है, बट कपल के केस में हमेशा दो फोर्सेस होते हैं, दो के दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, और दोनों का जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो सेम होता है। यानी इस पॉइंट के अबाउट ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है और इस पॉइंट के अबाउट ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है। दोनों बॉडीज, दोनों फोर्सेस सेम सेंस में ही घुमाएंगे बॉडी को। बट टॉर्क के केस में ऐसा जरूरी नहीं है। टॉर्क के केस में एक फोर्स भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और सभी का सेंस ऑफ रोटेशन अलग अलग हो सकता है।
लेकिन कपल के केस में सिर्फ और सिर्फ दो ही फोर्स होंगे, दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम डायरेक्शन में होगा, सो कपल भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वेदर द बॉडी इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर बात है सर कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। देखो बेटा, अगर मैं किसी भी बॉडी पर फोर्स जीरो कर दूं, यानी नेट फोर्स अगर जीरो हो जाए तो उस बॉडी में कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, तो देयर विल बी नो ट्रांसलेशनल मोशन इन बॉडी, नो ट्रांसलेशनल मोशन इन बॉडी। यहीं पर अगर मैं बॉडी पर लगने वाले नेट टॉर्क को जीरो कर दूं तो ऐसे में देयर विल बी नो रोटेशनल मोशन इन बॉडी। इसका मतलब जो फोर्स होता है बेटा वो ट्रांसलेशनल मोशन क्रिएट करता है और जो टॉर्क होता है वो रोटेशनल मोशन को क्रिएट करता है। ये दोनों ही अगर जीरो हो जाएं तो ऐसी कंडीशन में बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है, यानी बॉडी में अब किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। अगर वो रेस्ट में थी वो रेस्ट में बनी रहेगी, वो पहले अगर मान लो यूनिफॉर्म मोशन में थी तो यूनिफॉर्म मोशन में ही बनी रहेगी, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, रोटेट भी नहीं करेगी वो, या अगर पहले से रोटेट हो रही है तो रोटेट होती ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब बॉडी में किसी भी तरह का चेंज अगर ना आ रहा हो तो देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी, नो चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी। बॉडी के स्टेट में किसी भी तरह का चेंज अगर ना आए तो उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में माना जाता है। अगर वो रेस्ट में थी और रेस्ट में ही रह जाए तो इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, अगर बॉडी रेस्ट में थी और रेस्ट में ही रह जाए तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। कंडीशन वही है, नेट फोर्स जीरो होगा, नेट टॉर्क जीरो होगा। लेकिन यहीं पर अगर बॉडी मोशन में थी और अभी भी मोशन में रह जाए तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है, और उसकी भी कंडीशन वही है कि नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों के दोनों जीरो हो जाएं। तो बेटा इक्विलिब्रियम के कितने टाइप्स हो गए, दो टाइप्स हो गए इक्विलिब्रियम के। right, there are two types of equilibrium, static equilibrium and dynamic equilibrium। ठीक है, बॉडी रेस्ट में थी अभी भी रेस्ट में है, उसको स्टैटिक बोलेंगे। ठीक है, बॉडी मोशन में थी अभी भी मोशन में है, ठीक है, तो इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि बॉडी रेस्ट में है। राइट, बहुत सारे बच्चे ये बात समझते हैं कि इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी रेस्ट में है, लेकिन नहीं, इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी के स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। रेस्ट में थी तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में थी तो मोशन में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर बात आती है सर फ्री बॉडी डायग्राम क्या है। देखो, किसी भी पॉइंट या बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जा सकता है, उसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है सेपरेट द बॉडी फ्रॉम सिस्टम। सबसे पहला स्टेप क्या है, सेपरेट द बॉडी फ्रॉम सिस्टम। दूसरा स्टेप होता है शो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको शो करिए। और तीसरा होता है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स सम ऑफ द फोर्सेस को जीरो कर दो। एक्स डायरेक्शन में भी फोर्सेस के सम को जीरो करिए, वाई डायरेक्शन में भी फोर्सेस के सम को जीरो करिए, और जेड डायरेक्शन में भी फोर्सेस के सम को जीरो करो, यानी टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए हर डायरेक्शन में। फिर बात आई सर अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है सर, तब क्या होगा, बॉडी नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है बेटा तो इसका मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशन में रही होगी, है ना। नॉट इन इक्विलिब्रियम का मतलब एक्सेलरेटेड मोशन की मैं बात कर रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की मैं बात कर रहा हूं। राइट, तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, बॉडी पर जो भी नेट फोर्स है उसको मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर कर देंगे। तो बेटा फ्री बॉडी डायग्राम के कितने स्टेप्स हो गए, 3। पहला सेपरेट द बॉडी फ्रॉम सिस्टम, दूसरा शो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, तीसरा अगर इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सेस जीरो करेंगे, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो सारे फोर्सेस को m इंटू ए के बराबर कर देंगे। इन पर बेस्ड अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं, थोड़ा सा और आपको फील आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं दो मासेस हैं, 2 masses 5 kg एंड 3 kg आर सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट T1 एंड T2 व्हेन द होल सिस्टम इज गोइंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस। बेटा इसका मतलब खुद बताओ तुम, क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, नहीं। अगर एक्सेलरेशन गिवन है तो इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है। यहां पे हमसे कह रहे हैं पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी यहां पर क्या करना है सर, यहां पर सारे फोर्सेस को मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर दिखाना है। ठीक है सर, सारे फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, देखो अगर ये बॉडी 3 kg की है तो इसका जो वेट होगा वो 3g के बराबर होगा डाउनवर्ड्स। ये रस्सी है तो रस्सी में एक टेंशन T2 मान लिया गया, इधर भी T2 माना गया, इधर T1 मान लिया गया। इसका जो वेट होगा भाई वो भी यहां दिखा दो, है ना, इसका जो वेट होगा 5g के बराबर, वो भी दिखा दो। अब ये तो मैंने उसी डायग्राम में दिखा दिया, बट एक एक करके अलग अलग में डायग्राम तुम्हें दिखाऊं तो थोड़ा सा और तुम्हें फील आएगा। जैसे 3g वाले बॉडी की बात करो
तो आप कहेंगे सर इसका वेट लगा डाउनवर्ड्स और एक टेंशन का फोर्स लगा अपवर्ड्स, टेंशन किधर की तरफ लगेगा, T2 ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब बात यही सर टेंशन क्या है, टेंशन एक तरीके का इंटरनल फोर्स है। कभी भी रस्सियों की बात करोगे बेटा तो टेंशन का फोर्स वहां पे तुरंत आएगा। अगर रस्सी खिंची हुई है तो उसमें टेंशन का फोर्स आता है। टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम बॉडी बनाया जाता है, बॉडी से हमेशा दूर। तो हमने भी बॉडी से हमेशा दूर की तरफ बना दिया भैया टेंशन, ठीक है। अब ये बॉडी ओवरऑल किधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है विद सम एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू अपने को पता है। अब एक चीज मेरे को बताओ, अगर ये बॉडी ऊपर जा रही है तो बेटा ऊपर वाला फोर्स बड़ा हुआ या नीचे वाला, सीधी बात है सर, ऊपर जा रही तो ऊपर वाला बड़ा होगा। तो T2 माइनस 3G, जी को 10 ले लें अगर हम, ठीक है, नहीं जी की वैल्यू 9.8 दे रहा है, तो अगर जी की वैल्यू को 9.8 यहां पे ले लिया जाए भाई, तो इट इज 3 इंटू 9.8, ठीक है। ये हो गया हमारा ऊपर का फोर्स। मान लो 10 न्यूटन अगर इधर दिया है, चलो इसको आसान करते हैं यार, इतना कौन टफ करे, इसको 9.8 हटाओ, इसको 10 मान लो, ठीक है, इजी करते हैं, इसको 10 मान लो, क्या दिक्कत है। देखो अब कंसेप्ट ही समझना है ना यार, अगर एग्जाम में 9.8 देगा तो तुम वही लेके कर लेना है, कैलकुलेटर तो तुम्हारे पास है ही है, समझने के लिए तुम्हारे लिए आसान कर रहा हूं बस। देखो ये अगर मैं इसको 30 न्यूटन मान लूं, भाई वेट है 30 न्यूटन, डाउनवर्ड्स हो गया 3 इंटू 10, है ना। तो T2 ऊपर लग रहा है, 30 नीचे लग रहा है, तो बेटा नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर इट इज T2 माइनस 30, तो दैट इज इक्वल टू m इंटू ए। मास कितना था 3 के बराबर, एक्सेलरेशन कितना है a के बराबर, तो यहां से बेटा T2 की वैल्यू आ गई कितनी, T2 की वैल्यू आ गई कितनी, 36 न्यूटन के बराबर, T2 निकल आया। अब बात आई सर T1 कैसे मिलेगा, तो उसके लिए यार तुम इस वाले बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। देखो इसका जो वेट है 5 kg, तो वो तो नीचे लगेगा 50 न्यूटन डाउनवर्ड्स। अब देखो जब टेंशन की बात की गई, रस्सी का जो टेंशन था वो T2 था, ठीक है। इससे पूछा गया भाई तुम टेंशन लोगे, उसने बोला नहीं नहीं हमसे दूर करो। जब इससे पूछा गया, इसने भी कहा टेंशन हमसे दूर करो, तो टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी, तो T2 वाला टेंशन यहां भी होगा। इसमें एक टेंशन और है ऊपर की तरफ, क्योंकि ये दूसरी रस्सी से भी कनेक्टेड है। अलग अलग रस्सियों का टेंशन अलग अलग होता है, अगर एक ही रस्सी होती तो पूरा टेंशन पूरी रस्सी का सेम होता है ना, अलग अलग रस्सियों का टेंशन अलग अलग है। तो इस पर एक टेंशन और आया ऊपर की तरफ, ठीक है। इस बॉडी ने कहा हमसे दूर रखो, अगर इससे पूछते तो ये भी कहता हमसे भी दूर रखो, ये भी T1 नीचे ही दिखाता, लेकिन उसका कोई काम ही नहीं था तो नहीं दिखाया गया डायग्राम में। फिलहाल ये ओवरऑल किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। अगर ऊपर जा रहा है बेटा तो फिर से बताओ T1 बड़ा है या ये दोनों मिलके बड़े हैं, सर ऑब्वियस है ऊपर जा रहा है तो यही बड़ा होगा। तो इसका मतलब T1 माइनस T2 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन 2 के बराबर है। तो T1 माइनस T2 की वैल्यू 36 हम निकाल चुके हैं, 36 माइनस 50 बराबर 10, तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर जाएगा 60 होगा, 60 और 36 जोड़ेंगे 96 न्यूटन, 96 न्यूटन के बराबर T1 की वैल्यू निकल आएगी। सिंपल, सॉल्व कर डालो क्वेश्चन को, है ना। तो T1 भी मिल गया, T2 भी मिल गया, कैसे मिला, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है, पहले सेपरेट दिस बॉडी फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम वो पूरा था, वहां से पहले अलग लाओ। नाउ शो ऑल द फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस है सर, ये इधर लगा सर, ये इधर लगा और ये ऊपर जा रहा है सर, ठीक। फिर नाउ अप्लाई द कंडीशंस, दैट इज F बराबर ma। अगर इक्विलिब्रियम में होता है तो फोर्स बराबर 0 कर देते हैं हम, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में करेंगे। देखो कह रहा है द बॉल ऑफ मास 1 kg हैंग्स इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम 2 स्ट्रिंग्स OA एंड OB। दो रस्सियों से एक बॉल है जो कि टंगी हुई है। व्हाट आर द टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स, दोनों रस्सियों में टेंशन कितना है, इस बार जी की वैल्यू 10 दे दी, अच्छी बात है। देखो अगर मास है 1 kg तो वेट कितना हुआ यार, 10 न्यूटन के बराबर, है ना। तो 1 किलोग्राम वेट का मतलब क्या हो गया, 1 kg इंटू 10, जी की वैल्यू 10 दी है क्वेश्चन में, तो 10 न्यूटन का एक फोर्स हो गया डाउनवर्ड्स। अब एक रस्सी इधर है, इसमें टेंशन T1, एक रस्सी इधर है, इसमें भी टेंशन T2 है। अब मेरे को क्या करना है, मुझे इन तीनों को इक्विलिब्रियम में लाना है, यानी नेट फोर्स 0 करना है। नेट फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, तो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, सभी में फोर्स 0 होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में, बेटा आपको कॉम्पोनेंट्स करने पड़ेंगे। आप यहां पर एक एक्स एक्सिस बनाए, ठीक है, और एक वाई एक्सिस बनाए, एक एक्स एक्सिस बनाओ बेटा, एक वाई एक्सिस बनाओ, लाइक दिस, राइट। अब आप कंपोनेंट्स करो, कैसे करो, कंपोनेंट करने के लिए एंगल चाहिए सर, कैसे करते हैं। देखो ये वाला एंगल कितना है, 90 दिख रहा है साफ साफ, और ये पूरा कितना है भाई 120, इसका मतलब ये कितना हुआ बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगा दो यार, 30 डिग्री। अच्छा इधर देखो सर, सेम चीज इधर लगा दो, ये 90 है, ये पूरा 150 है, तो ये कितना बचा सर, ये 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री। हो गए कंपोनेंट्स, हो गए कंपोनेंट्स। कैसे, T1 है 30 डिग्री है, तो इधर की तरफ क्या होगा, T1 cos 30, और इधर की तरफ क्या होगा, दैट इज T1 sin 30।
ये T2 है, ये 60 है, तो इधर की तरफ आएगा T2 cos 60 और इधर की तरफ आएगा T2 sin 60, राइट। अब यहां पर क्या करना है सर, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0। तो x डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं, दैट इज T2 cos 60 शुड बी इक्वल टू T1 cos 30। अब ये मैंने इक्वल क्यों किया, ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए। राइट साइड वाला फोर्स अगर लेफ्ट वाले के बराबर हो जाए तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, आप ही बताओ, 0, कट जाएगा। इसीलिए मैंने ये काम किया बेटा। तो T2 टाइम्स 1/2 इज इक्वल टू T1 टाइम्स cos 30 यानी √3/2। 2 से 2 कट जाएगा। T2 की वैल्यू बेटा T1 √3 के बराबर निकल कर आ गई। फिर हम क्या करेंगे, सिग्मा Fy यानी टोटल सम ऑफ द फोर्सेज इन y डायरेक्शन इज 0। y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेज हैं, तो सर T1 sin 30 प्लस T2 sin 60 माइनस 10 बराबर 0। भाई वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0। या आप ये भी कर सकते हो कि सर ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, मतलब तुम ऐसा भी लिख सकते थे इक्वल टू 10, एक ही बात है, नेट फोर्स 0 करना है बस। तो इट इज T1 टाइम्स 1/2, है ना। T2 की जो वैल्यू है T1 √3 है, तो T1 √3 और sin 30 है, sin 60 होता है √3/2, दैट इज इक्वल टू 10। एलसीएम ले लीजिए, 2 आएगा, 2 इधर भेज दो, 20 हो जाएगा। तो T1 प्लस 3 टाइम्स T1 इज इक्वल टू 20। सर 3 कैसे आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो भाई, 3 आएगा। तो 4 T1 की वैल्यू बेटा 20 है, तो T1 की जो वैल्यू आई 5 न्यूटन। पहला टेंशन आ गया, जब T1 पता है तो T2 भी आ गया यार, कितना 5 √3 न्यूटन के बराबर। दोनों टेंशंस मिल गए हमें, खत्म क्वेश्चन। तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स को 0 करेंगे बेटा। नेट फोर्स 0 करने का मतलब लेफ्ट वाला फोर्स राइट के बराबर, ऊपर वाला फोर्स नीचे के बराबर, 0 हो जाएगा। और अगर वो नेट फोर्स 0 नहीं है तो फिर नेट फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर करेंगे, राइट है, इज दैट क्लियर। तो ये वाली जो बॉडी है, ये जो सिस्टम है, ये समझो इक्विलिब्रियम में नहीं है, इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, बट ये इक्विलिब्रियम में है। दोनों चीजों का मैंने आपको मतलब बताया, दोनों में फ्री बॉडी डायग्राम का सेंस मैंने आपको समझाया। सेम वैरायटी का भी ये क्वेश्चन यहाँ एक्सेलरेशन दिख रहा है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, राइट। नेट फोर्स को m इंटू ए के बराबर करना है। देखो यहाँ पे 3 मासेस गिवन है बेटा। पहला मास जो है वो 5 kg का है, दूसरा जो मास है वो 10 kg का है, तीसरा जो मास है वो 15 kg का है। 3 मासेस हो गए, राइट। फोर्सेस पता है T1 T2 हमें निकालना होगा। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टेंशंस T1 एंड T2, T1 और T2 की वैल्यू बताओ। देखो सबसे पहला काम, यहां पर एक फोर्स है जो पूरे सिस्टम को राइट में खींच रहा है, एंड दैट इज द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, जो कि ये रहा। 50 न्यूटन का ही तो एक फोर्स है ना यार, जो पूरे सिस्टम को राइट साइड में खींचेगा। सोचो और कौन सा फोर्स है जो राइट में खींचेगा। देखो इसको खींचने वाला T1 है, इसको खींचने वाला T2 है, लेकिन M3 को खींचने वाला 50 न्यूटन, और मेन तो M3 है। तो आप ये सबसे पहले कहोगे कि सर न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि भाई जो फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। सर फोर्स कितना है, 50 के बराबर, लेकिन मास कितना है, वो 50 न्यूटन का फोर्स सर तीनों को खींच रहा है। तो मास कितना है, 10 5 15 और 15 15 30, तो 30 kg तो टोटल मास हो गया। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया बेटा 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द होल सिस्टम। इज दैट क्लियर, है ना। अब बात यह आई कि सर अगर मैं M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूं तो भैया सिंपल है। M1 वाला ये रहा मास, वेट लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हटाओ। एक ही फोर्स यहां पर है T1 जो कि इसको राइट में ले जाएगा। देखो सारा मोशन राइट में हो रहा है, तो वर्टिकल फोर्सेस का कोई खास काम है नहीं, लेकिन मैंने दिखा दिया, ठीक है, कि भाई वो एक नॉर्मल रिएक्शन लगा, एक M1G लगा। सर नॉर्मल रिएक्शन कहां से आया बेटा, ये कोई भी ग्राउंड देता है, अगर आप ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं ना तो वेट लगेगा नीचे और ग्राउंड आपके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये था एक्शन, ये है रिएक्शन, रिएक्शन एक्शन के बराबर होगा। तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। अब बात यहां पर आई, सर केवल T1 ही तो है जो राइट में लाएगा, तो ठीक है भैया, T1 को ही आप M1 इंटू ए कर दीजिए। M1 कितना है बेटा 5 kg और एक्सेलरेशन कितना है 5/3, तो वैल्यू आ गई 25/3 के बराबर। तो T1 की वैल्यू आ गई 25/3 न्यूटन के बराबर, राइट है। अब बताइए सर अगर मैं M2 वाले मास की बात कर दूं तो बेटा ये जो M2 वाला मास है हमारा, इसमें T2 इधर लग रहा है और T1 इधर लग रहा है, बाकी वर्टिकल फोर्सेस भी हैं, M2G और इसका नॉर्मल रिएक्शन दोनों बराबर हो गए, कट पिट गए, ठीक है। अब यहां पर सोचो ये जा रहा है इधर की तरफ, एक्सेलरेशन किधर है, राइट साइड में। अब तुम मेरे को बताओ अगर ये राइट में जा रहा है तो T2 बड़ा है या T1 बड़ा है, बताओ, अपने कॉमन सेंस से बताओ।
तो T2 ही बड़ा होगा, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। तो T2 हमें नहीं पता, T1 है 25/3, मास कितना है बेटा 10 kg, एक्सेलरेशन कितना था 5/3। इसको इधर भेजो, T2 की वैल्यू कितना आएगा भाई 50/3 और 25/3 जोड़ दोगे तो 75/3, 75/3 का मतलब 25 न्यूटन। तो T2 की वैल्यू निकल आई भैया 25 न्यूटन। अब T3 है ही नहीं, तो T1 T2 था, ये दोनों हमने सॉल्व कर दिया, काम खत्म। उसका वाला फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत हमें पड़ी ही नहीं। T3 होता तो बनाते, बट है ही नहीं, तो बात खत्म हो गई। एक रस्सी ये थी तो इसका टेंशन, एक रस्सी ये थी तो इसका टेंशन। इससे कहा भाई टेंशन ले ले, इसने कहा नहीं नहीं हमसे दूर करो, इसने भी नहीं लिया, इसने भी दूर किया। इससे बोला टेंशन ले लो, इसने कहा हमसे दूर करो, इससे पूछा, इसने भी दूर किया। टेंशन कोई लेना नहीं चाहता भाई, हमेशा हर कोई अपने से दूर भेजना चाहता है, तो यहां भी बॉडीज दूर भेज रही है। और देखो एक बड़ी ब्यूटी है इस कंसेप्ट में, क्या इसने टेंशन इधर भेजा, इसने टेंशन इधर भेजा, और इस रस्सी की अगर मैं बात करूं तो इस रस्सी पर नेट टेंशन कितना हो गया अभी फिलहाल, ये दोनों अपोज कर रहे हैं ना, तो नेट टेंशन एक दूसरे को, देखो टेंशन तो है बट ये एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, बैलेंस कर दे रहे हैं। तो ये बैलेंस करने की वजह से रस्सी टूट नहीं रही है। अगर ये टेंशन की वैल्यू एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो जाए, इस रस्सी की औकात से ज्यादा टेंशन दे दो, रस्सी टूट जाएगी। तो अभी रस्सी नहीं टूट रही है, मतलब ये जो टेंशन है वो ये रस्सी झेल सकती है, सो इट इज झेलेबल टेंशन। बोलो यार, मतलब रस्सी इस टेंशन को झेल सक पा रही है बेटा, इसलिए वो टूट नहीं रही है, उसकी कैपेसिटी के अंदर है, इसलिए वो झेल ले रही है। नहीं झेल पाएगी रस्सी टूट जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। चलिए अब बात आती है सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज है, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा ऑब्जर्वर के रेफरेंस में बताया जाता है। ऑब्जर्वर की पोजीशन यानी उसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट और जिस टाइम पर वो ऑब्जर्व कर रहा है, इस पूरे को मिलाकर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके का होता है, पहला है इनर्शियल फ्रेम, दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम। The first one is inertial frame of reference and second one is non-inertial frame of reference. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसा फ्रेम जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में अनएक्सेलरेटेड हो, जिसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 0 के बराबर हो, वो इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम में हम सिंपली लगाते हैं जो न्यूटन के फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं, F बराबर ma वगैरह, वो सब अप्लाई होता है, जो अभी तक हम लोग इनर्शियल फ्रेम ही पढ़ रहे थे बेटा। अब यहां पर बात यह आएगी सर, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की मैं बात करूं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब है विच इज एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। जैसे अगर कोई भी एक लिफ्ट है जो कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लगातार नीचे आ रही है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हुआ, तो ये इनर्शियल फ्रेम है। अब इसके अंदर अगर कोई सामान यहां रख दिया जाए, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, तो क्या होगा सर, उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, तो बेटा इस ऑब्जेक्ट का जो भी वेट है वो डाउनवर्ड लगेगा, जो भी नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ लगेगा, और यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वेट के बराबर हो जाएगा। सिंपल बात है। जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज 0, दिस इज इनर्शियल फ्रेम, और सिंपल सी बात है सर, वेट लगा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन लगा ऊपर, दोनों बराबर है, बात खत्म। लेकिन अगर यही लिफ्ट नीचे जा रही हो विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां स्पीड थी, यहां एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन की तुमने बात कर दिया और अब यहां पर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट लगेगा नीचे, ठीक, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर, और एक एक्स्ट्रा यहां पर फोर्स आता है जिसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक कंसेप्ट आता है स्यूडो फोर्स का। देखो स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो का मतलब हिंदी में ढूंढोगे तो मिलेगा भूत बल। जैसे भूत होते हैं ना, भूत, रीजन नहीं पता, बस फील हो रहा है, ओरिजिन नहीं पता, फील हो रहा है, सर डर लग रहा, भूत है। तो ये इस तरह का फोर्स है ना, जो कि फील हो रहा है, कहां से आया नहीं पता, किसने लगाया नहीं पता, बट फील हो रहा है, इसका डेफिनेशन ही ऐसा है बेटा। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक स्यूडो फोर्स आता है, वो भी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। स्यूडो फोर्स हमेशा किधर की तरफ होगा, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स आ जाएगा जिसको स्यूडो फोर्स कहेंगे। लिफ्ट नीचे जा रही थी तो स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, और स्यूडो की वैल्यू होती है मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट।
है ना। तो यहां पर अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर n डैश प्लस स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू वेट, और वेट होता है mg के बराबर। तो ऐसे में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg माइनस ma के बराबर हो जाएगा, mg माइनस ma के बराबर हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कम फील हो रहा है, इस वजह से उस पर्सन को वेटलेसनेस फील होगा। यहां पर उसका वेट ज्यादा आएगा, mg के बराबर आएगा, यहां पर जो वेट है वो कम आएगा, mg माइनस ma आएगा, तो ही विल फील वेटलेसनेस, राइट। लेकिन सर यहीं पर अगर मैं उल्टा कर दूं सर, मान लो ये वाला जो लिफ्ट है सर वो ऊपर की तरफ जा रहा हो विद एक्सेलरेशन है, अब क्या होगा सर बेटा, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वेट लगा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन लगा ऊपर की तरफ, बट क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। ऐसे केसेस में अगर कोई पूछे नॉर्मल रिएक्शन कितना है, तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg प्लस ma। नॉर्मल रिएक्शन विल बी mg प्लस ma, उसको उसका वेट ज्यादा फील होगा, ज्यादा फील होगा। इसीलिए जब लिफ्ट ऊपर जाती है या नीचे आती है तो आप लोगों ने कुछ अलग फील किया होगा, समझ रहे हो। क्योंकि जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाती है तो क्या होता है, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हमारे पे एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो थोड़ा सा अलग फील होता है। वही लिफ्ट जब नीचे की तरफ आती है तो हम लोग को फील होता है कुछ ऊपर जा रहा है, दैट इज द फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस, है ना। सो दैट फीलिंग इज ड्यू टू स्यूडो फोर्स, जो कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिसकी वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास बॉडी का होगा, एक्सेलरेशन लिफ्ट का होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो मैं सारी चीजें समझा चुका हूं, नॉन इनर्शियल फ्रेम समझा चुका हूं, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में ही स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट आता है, वो भी मैंने समझाया। वैल्यू मैंने आपको बताई कि भाई इसकी वैल्यू क्या है। इसको फिक्टिशियस फोर्स भी बोलते हैं, रियल नहीं है ना, इट इज स्यूडो फोर्स, इट इज नॉट रियल, वर्चुअल फोर्स है। तो मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक। अब बात आई सर पुली सिस्टम क्या होता है। देखो बड़ी सिंपल सी चीज है पुली। देखो आप लोग आईएससी बोर्ड के बच्चे हो, राइट, आप लोगों ने तो बहुत ज्यादा डिटेल में पुली को पढ़ा है, राइट। और जब आप लोग क्लास 10th में थे तो आप में से बहुत सारे बच्चों को तो मैंने ही पढ़ाया है। पुली बहुत ज्यादा डेप्थ में हम लोगों ने पढ़ा है। पुली का काम क्या होता है, पुली सर डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है ना, फोर्स के इफर्ट के डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है पुली। 11th में उतना डिटेल में पुली नहीं है, 11th में पुली आसान है, उस 10th में तो आपने बहुत कुछ पढ़ा है। यहां पर देखो सिंपल सी बात है, अगर एक बॉडी है जिसका मास m1 है, एक दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 के बराबर है, ऑब्वियस है ये नीचे है तो इसका मास ज्यादा रहा होगा। अगर m2 का मास ज्यादा है m1 का कम है तो आप बोलोगे सर m1 g लगेगा नीचे, रस्सी में टेंशन लगा ऊपर, ठीक है। पूरी रस्सी सेम ही है तो यहां भी टेंशन सर सेम ही होगा, और इसका जो वेट है सर वो नीचे लगेगा। अब सोचो अगर ये भारी है तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, साफ बात है। जितना एक्सेलरेशन बेटा इसका है उतना ही एक्सेलरेशन इसका भी होगा, ये भी साफ बात है। अब यहां पर देखो अगर ये ऊपर जा रहा है तो t माइनस m1g होगा, जो कि m1 इंटू ए के बराबर हो गया। अब ये क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। ये ऊपर जा रहा है तो t बड़ा हुआ m1g छोटा हुआ, तो t माइनस m1g इज नेट फोर्स ऑन दिस, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो है नहीं भाई, ऊपर नीचे जा रहा है ना, तो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से आप जो है एक इक्वेशन बना सकते हैं। दूसरी इसके लिए बनाएंगे, अगर ये नीचे जा रहा है तो तुम बताओ ये बड़ा हुआ या ये बड़ा हुआ, और ऑब्वियस नीचे जा रहा है तो ये बड़ा होगा। तो बेटा m2g माइनस टी बराबर क्या हो गया, m2 इंटू ए के बराबर। दोनों का एक्सेलरेशन सेम है क्योंकि दोनों सेम रस्सी से जुड़े हुए हैं। इनको सिंप्लीफाई कर लो यार, जैसे ही आप ऐड करेंगे दोनों को t से t कट जाएगा, दिस विल बिकम m2 माइनस m1 टाइम्स g कॉमन कर लिया, और जब ऐड करोगे तो m1 प्लस m2 टाइम्स a हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से आ जाएगी m2 माइनस m1g डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2, एक ही बात है। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो तो आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस वैरायटी का क्वेश्चन हुआ। पुली में ही सेकंड वैरायटी का क्वेश्चन मैं आपको देखो दे रहा हूं, हालांकि ये भी आप सबने पढ़ा है, दैट वाज अ मूवेबल पुली, अगर आपको याद आ रहा हो तो, ठीक। अब इस बार देखो एक पुली मैंने यहां से लटका दिया है जो कि फिक्स हो गई, एक ऑब्जेक्ट यहां से लटक रहा है, एक पुली मैंने इससे जोड़ दी, ठीक है, और ये ऐसे लटका हुआ है यहां से, और इस पुली से एक ऑब्जेक्ट लटका दिया। इसका मास m1 हो गया बेटा, इसका मास m2 हो गया। अब यहां पर एक लॉजिक हमें समझना पड़ेगा, m1 m2 की कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको दे देगा, आपसे कहेगा दोनों का एक्सेलरेशन मेरे को बता दो। एक लॉजिक आपको यहां पर समझना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से, जो मैंने आपको 10th में भी समझाया था। क्या है,
देखो अगर ये पुली यहां पर है और यहां से मैं इस पुली को बेटा यहां पर ले आऊं, यानी जो सेंटर यहां था वो यहां से यहां आ गया। यहां से यहां आने के लिए ये इतनी रस्सी और इतनी रस्सी, ये दोनों रस्सी को इधर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? बोलो। अगर मैं फिर से बता रहा हूं, अगर पुली को यहां से ऊपर शिफ्ट किया जाए, कहां? यहां पे, तो बेटा ये वाली रस्सी और ये वाली रस्सी कहां जाएगी? इतनी रस्सी आप मेरे को बता दो बस। देखो ये तो रस्सी यहां से फिक्स है, ये यहां से फिक्स है, ये पुली नीचे से ऊपर जा सकता है, ये अपनी जगह फिक्स है पुली, ये वाला पुली मूव नहीं कर सकता भाई। क्यों? क्योंकि इसको तो इसके सेंटर से लटका दिया गया, ये तो मूव कर ही नहीं पाएगा। यही वाला है सर जो मूव कर सकता है पुली। सो इट इज मूवेबल पुली एंड दिस वन इज फिक्स्ड पुली। क्या होता है जब इस पुली को आप नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं, है ना, तो ये वाली रस्सी और ये वाली रस्सी इधर की तरफ, नीचे की तरफ चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये है बेटा, अगर मैं इस वाली पुली को, अगर मैं इस वाली पुली को ए एक्सेलरेशन से ऊपर ले जाऊंगा, ए से, तो ये वाला जो मास है वो 2a से नीचे जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं इस वाली पुली को 1 मीटर ऊपर ले जाऊंगा, तो 1 मीटर इधर की रस्सी, 1 मीटर इधर की रस्सी दोनों नीचे जाएगी, तो 2 मीटर ये नीचे जाएगा। यानी कि जब ये 1 मीटर ऊपर आएगा तो ये 2 मीटर नीचे जाएगा। क्लास 10th में भी बहुत डिटेल में समझाया था। अगर नहीं आपको अभी समझ में आ रहा है तो आप अपने ICSC वाला यूट्यूब चैनल पर जाइए, जो कि क्लास 9-10th के लिए है आपका। वहां पर जाओ और मेरा पुली वाला लेक्चर देखो, लीवर वाला, है ना, जहां पे लीवर पुली ये सब समझाया जाता है, उस वाले मशीन्स वाले उस टॉपिक को जाकर पढ़ो। मशीन्स में बहुत डिटेल में इसके बारे में मैंने बात किया आप लोगों से। 11th में तो इतना डिटेल में है ही नहीं, 11th में तो सिंपल है भाई, है ना। ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इक्वेशन बना डालो यार धड़ाधड़। ये रही M2G, ये एक रस्सी होगी, इसका टेंशन कुछ T डैश मान लेते हैं भाई, दूसरी रस्सी है ना, इसका टेंशन T डैश हो गया। इस पुली से पूछेंगे भाई टेंशन लोगे, कहेगा नहीं नहीं हमसे भी दूर करो। अब ये वाली जो रस्सी है ये पूरी एक रस्सी है, तो इस पूरी रस्सी में टेंशन सेम होगा। रस्सी एक है तो टेंशन भी एक है, रस्सी बदल गई तो टेंशन भी बदल गया। ठीक है, T1 T2 भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। इसका भी वेट हो गया भैया। अब तुम चेक करो, चेक करो, अगर ये नीचे जा रहा है तो बेटा M1G बड़ा हुआ, तो बनेगा M1G माइनस टी बराबर M1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2a के बराबर, राइट। ये वाला अगर ऊपर जा रहा है तो T डैश बड़ा हो गया, तो हम कहेंगे T डैश माइनस M2G बराबर M2 इंटू ए। इक्वेशन नंबर 2 चेक कर लो, ये नीचे जा रहा था तो ये बड़ा था, ये ऊपर जा रहा है तो ये बड़ा है। सो T डैश माइनस M2G बराबर M2 इंटू ए। दूसरी चीज, अगर आप केवल इतने पुली को ऑब्जर्व करो, इतने पुली को केवल ऑब्जर्व करो, तो आप कहेंगे सर ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स होना चाहिए, है ना। तो यहां पर मैं कंडीशन लगाऊंगा T प्लस टी बराबर T डैश, यानी T प्लस टी यानी 2T बराबर T डैश। ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, 2T जो है वो T डैश के बराबर होना चाहिए। दैट क्लियर, है ना। देखो बेटा, ये जो पुली है, क्योंकि इस पुली का मास मैं 0 मान रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा माना जाता है कि पुली इज मासलेस। अगर पुली का मास 0 है तो पुली पर लगने वाला फोर्स भी 0 होगा। अगर फोर्स 0 है तो ये जो पुली है जो कि मूव कर रही है, ये पुली डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगी। पुली कौन से इक्विलिब्रियम में? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है यहां पर। लेकिन 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 ये बॉडी और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो एक्सेलरेटेड मोशन में है। एक ही देखो पुली के अंदर इक्विलिब्रियम भी आ गया और एक्सेलरेटेड मोशन भी आ गया। तो जो एक्सेलरेटेड थे उनके लिए मैंने कहा कि भाई नेट फोर्स ma के बराबर है, और जो इक्विलिब्रियम में था उसके लिए मैंने कहा ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, यानी नेट फोर्स 0 है। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, पुली मूवेबल है ना, इसलिए डायनेमिक में है, और ये दोनों एक्सेलरेटेड मोशन में, तो उनकी इक्वेशंस बना दी। अब आपका काम ये है कि आप इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करें और T डैश और एक्सेलरेशन उसकी वैल्यूज को निकालें, है ना। कैसे मिलेगा सर? सिंपल, T डैश की वैल्यू उठाकर यहां रख दो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, टेंशन की वैल्यू भी आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ जाएगी, उसको उठा के यहां रख देना, तो T डैश और T दोनों सब निकल आएगा। ठीक है, तो ये आपका काम है कि आप इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, T डैश और एक्सेलरेशन, तीनों की वैल्यूज को निकालना आपका काम है। ठीक है, वीडियो पॉज करो, इसको अभी तुरंत सभी लोग सॉल्व करो। 3 इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता होगा, कोई रॉकेट साइंस यहां पर नहीं है। ठीक है, आसान सी चीजें ही यहां पर चल रही हैं।
इसके बाद एक कंसेप्ट आता है स्प्रिंग का, कि सर ये स्प्रिंग क्या चीज है। देखो, किसी भी सिस्टम में अगर हमसे बोले कि एक स्प्रिंग है इस तरीके की, तो स्प्रिंग में हमेशा एक फोर्स आता है। अगर ये स्प्रिंग समझो ऊपर से लटका दिया जाए और इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट में यहां पर बांध दूं, तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है बेटा वो नीचे लगेगा, जो कि इस स्प्रिंग को खींचेगा। अगर स्प्रिंग खींची हुई है तो स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग होता है। जितना ज्यादा ये स्प्रिंग खींचेगा ये उतना ही ज्यादा फोर्स आएगा। सर माइनस क्यों लगाया? क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आता है। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, बॉडी अगर स्प्रिंग खींच रही है तो फोर्स अंदर आएगा, अगर स्प्रिंग दब रही है तो ये फोर्स बाहर की तरफ आएगा, इसलिए मैंने माइनस लगाया है। और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, सो दैट कांस्टेंट इज के। इसी के को नाम दिया जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग, और इसकी वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दी जाएगी आपको, तो इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। अगर स्प्रिंग पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन है तो इसकी वैल्यू आपको दी जाएगी। अब आते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है फ्रिक्शन। सर फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि दो बॉडीज के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करने का काम करता है। ठीक है, और अगर सोचो एक कोई भी बॉडी यहां पर है, बॉडी आगे की तरफ जा रही हो, बॉडी पर फोर्स लगाओ तो बॉडी आगे जा रही है, तो ऐसे में जो फ्रिक्शन लगता है वो पीछे की तरफ लगता है। और फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ये बात ध्यान रखना। फ्रिक्शन बॉडी के मोशन का अपोज नहीं कर रहा, रिलेटिव मोशन का कर रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर ये हाथ है और ये रिमोट है, ठीक है, अगर हाथ यहीं रह जाए और रिमोट आगे बढ़ जाए तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। लेकिन अगर ये हाथ और रिमोट दोनों ऐसे चल रहे हैं, इस बार देखो दोनों एक साथ मोशन में है, तो इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ना कि मोशन का। अगर हाथ यहां रह जाए और ये आगे जाए तो भी रिमोट मोशन में है, दोनों मूव कर रहे हैं तो भी रिमोट मोशन में है, लेकिन पहले केस में फ्रिक्शन लगेगा, दूसरे केस में नहीं लगेगा। क्लियर है? फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है बेटा, आपको बताऊं, देखो बॉडी का वेट लगेगा डाउनवर्ड्स, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है, जहां पर म्यू को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू का नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है ना। तो फिलहाल टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन से पहले मैं आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताऊंगा कि फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन होता है। इसी म्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स बटे नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। ये उस सरफेस की रफनेस या स्मूथनेस पर डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बेटा, उस सरफेस की रफनेस उतनी ही ज्यादा होगी। वैल्यू जितनी कम होगी, सरफेस की रफनेस उतनी ही कम और स्मूथनेस उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रिक्शन, बस, है ना। फ्रिक्शन के टाइप सर, सबसे पहला होता है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी अगर बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉडी रेस्ट में है, तो ऐसे फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है ना, दैट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। जो भी आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन उसी के बराबर होगा, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाओगे, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। दूसरा होता है बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन। दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तीसरे की अगर मैं आपसे बात करूं तो दैट इज डायनेमिक या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। डायनेमिक या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका सिंपल सा मतलब है कि एक बार बॉडी अगर मूव कर गई तो अभी जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन के बराबर, जहां पे म्यू को क्या मतलब हो गया, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो लिमिटिंग से थोड़ी कम होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेसर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, राइट। अब यहां पर देखो, अगर मैं एक ग्राफ बना दूं एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन के बीच का, जब बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो था तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी जीरो थी। जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ रहा होगा। तो आप यहां लिख सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि उसके बराबर होता है। जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा। फिर एक समय आता है कि सर ये मैक्सिमम हो गया, तो दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन,
इसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा फ्रिक्शन कम होकर कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो ये यहां पर जो फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। जैसे इस चीज का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं, सर ये कम क्यों हुआ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक कार रुकी हुई है और मैं आपसे कहूं बेटा कार को धक्का दो, कार को धक्का आप दे रहे हो। सेकंड केस है कि दो लोग मिलकर धक्का दे रहे हैं और आप भी उसमें जुड़ गए, टोटल तीन लोग हैं। पहली केस में भी तीन लोग कर देते हैं, ठीक है। एक कार है, कार पंचर हो गई, मैंने कहा भाई तीन लोग, तुम लोग उतरो और तुम लोग कार को धक्का दो, ठीक। सेकंड केस में जब एक बार कार मूव कर चुकी है ना, और तब तीनों लोग धक्का दे रहे हो, तो आप मेरे को बताओ ज्यादा फोर्स कब लगता है आपकी तरफ से। जब कार रुकी हुई थी, पहली बार जब एकदम धक्का देना शुरू किया उस समय ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, या फिर जब कार मूव कर रही है उस समय ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। एक बार जब कार मूव कर जाती है ना, तो कई बार लोग तो सिर्फ ऐसे हाथ रखे रहते हैं, बस धक्का भी नहीं दे रहे होते, फिर भी कार बढ़ रही होती है। समझ रहे हो? कहने का मतलब क्या है कि जब कार रुकी हुई है उस समय सर ज्यादा फोर्स लगता है उसको मोशन में लाने के लिए। एक बार जब कार मूव करने लगती है सर, तो कंपैरेटिवली फोर्स कम लगता है, कम हमें धक्का लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन भी थोड़ा सा घट जाता है प्रैक्टिकली। लॉज ऑफ फ्रिक्शन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, यही फ्रिक्शन का लॉ है। फिर यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता दिया कि जो कि फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के रेशियो के बराबर है। फिर बात आई सर एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर सोचो वेट लग रहा है नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, बॉडी को हम आगे ले जा रहे थे कोई फोर्स लगाकर, तो फ्रिक्शन लगा पीछे की तरफ। अब ये जो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन है, अगर इन दोनों का मैं रिजल्टेंट निकालूं, कैसे निकालेंगे सर, पैरेललोग्राम्स लॉ से, ठीक है। रिजल्टेंट यही होता है बेटा, है ना। इस रिजल्टेंट का नॉर्मल रिएक्शन के साथ ये जो एंगल है, इसी एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। सो द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की अगर वैल्यू निकालनी है तो tan अल्फा लगाइए। tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन के बराबर होगा, है ना भाई, इसके बराबर ये होगा, सो दैट विल इक्वल टू फ्रिक्शन। और ये किसके बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर, तो F बाई एन। F बाई एन की जो वैल्यू है वो म्यू के बराबर भी है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास और आ गया कि म्यू बराबर tan अल्फा। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और अल्फा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू जो होता है वो tan अल्फा के बराबर होता है। देख लीजिए, मैं फटाफट पानी पी लूं। फिर अगला आता है बेटा एंगल ऑफ रीपोज। एंगल ऑफ रीपोज को समझने के लिए एक चीज समझना, जैसे एक बॉडी यहां पे रखी हुई है और एक बॉडी यहां पे रखी है, सेम बॉडी है, मास सेम है, ऑब्वियस समझ में आ रहा है सर, इसका एंगल कम है, इसका एंगल ज्यादा है। मैं आपसे कहूं बेटा नीचे आने की टेंडेंसी किस में ज्यादा है, तो आप तुरंत जवाब देंगे सर इसमें नीचे आने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसमें कम है। इसका मतलब एक ऐसा भी एंगल आता है बेटा जिस एंगल पर ये बॉडी रेस्ट में आ जाती है, नीचे नहीं आती है। जब आप इस एंगल को कम करने लगेंगे तो एक ऐसा एंगल मिल जाएगा जहां पर बॉडी नीचे नहीं आएगी। बॉडी नीचे कब नहीं आएगी, जब इधर लगने वाला फोर्स इधर लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाए, तो बॉडी सर नहीं आएगी, रेस्ट में आ जाएगी, है ना। तो अगर आप किसी इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी रखें और वो बॉडी नीचे ना आए, तो इस एंगल को ही हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रीपोज। दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रीपोज। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको इसका डेरिवेशन बताऊं तो ध्यान से समझो। एक बॉडी मैंने यहां पे रख दिया है, उसका थीटा एंगल है प्लेन का, है ना, और ये बॉडी नीचे नहीं आ रही, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो सोचो बॉडी का वेट लगा डाउनवर्ड्स, एक नॉर्मल रिएक्शन लगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और जब बॉडी नीचे आने की कोशिश करेगी तो एक फ्रिक्शन का फोर्स यहां पर होगा ऊपर की तरफ। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? अब आप कंपोनेंट्स करो। देखो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये mg है, ये थीटा है, तो एक कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा और एक कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा। देखो ये नॉर्मल रिएक्शन तो mg cos थीटा के बराबर हो गया होगा, नॉर्मल रिएक्शन तो mg cos थीटा के बराबर हो गया होगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और अगर ये नीचे नहीं आ रहा तो ये दोनों बराबर हुए होंगे, यानी कि फ्रिक्शन जो है वो mg sin थीटा के बराबर हुआ होगा। अब फ्रिक्शन म्यू एन के भी बराबर होता है, ये हम सबको पता है,
तो जरा सोचो, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को यूज करके उसकी वैल्यू यहां रखूं तो इट इज म्यू टाइम्स फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन होती है और एन की वैल्यू ये है, तो म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा की वैल्यू बेटा एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। एम जी से एम जी कट जाएगा, म्यू की वैल्यू इसको इधर भेज दें तो टैन थीटा के बराबर निकल आएगा। और अभी आपने पीछे पढ़ा कि म्यू जो है वो टैन अल्फा के बराबर होता है, जहां पर अल्फा को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अल्फा को क्या नाम दिया जाता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और थीटा को क्या नाम दिया जा रहा है? एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, इसका मतलब क्या समझ में आया? एंगल ऑफ रिपोज जो है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। यानी सरफेस के लिए जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है, अगर वही इंक्लाइंड प्लेन की वैल्यू हो जाए, इंक्लिनेशन की वैल्यू हो जाए, तो ऐसे केसेस में उसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। कह रहा है इट इज द मिनिमम एंगल दैट द इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। यानी कि ये बॉडी जस्ट स्लाइड करने वाली है लेकिन अभी स्लाइड नहीं कर रही है, मतलब बॉडी किसमें है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम होने का मतलब नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स कर दो, बॉडी इक्विलिब्रियम में आएगी। तो एंगल ऑफ रिपोज जो है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। ठीक है जी। फिर बात आई सर रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? जब कोई भी बॉडी रोल कर रही होती है, जैसे ये सरफेस है, मैंने इस पर एक बॉल रखा, अब ये बॉल अगर आगे बढ़ेगा तो ये ऐसे रोल भी तो करेगा यार, रोल करता हुआ आगे बढ़ेगा ना। तो ऐसे में जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल तो है ही, वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो रोलिंग फ्रिक्शन आएगा वो हमारा नॉर्मल रिएक्शन बटे रेडियस के प्रोपोर्शनल तो है। यहां पर एक कोफिशिएंट आ जाएगा, दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो उसका फॉर्मूला भी मैंने यहां पे लिख दिया है। कह रहे हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो प्योर रेशियो है, इसके लिए उसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं है। ठीक है, फिर हमसे कह रहे हैं कि इट्स दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, यानी स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, केवल जब रोलिंग की बात होगी तभी इन इक्वेशन को हम लगाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लगाएंगे। अब यहां पर बात आ रही है एक बहुत बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो कि है सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। मान लो एक कार है, इस कार को हम ऐसे किसी रोड पर मोड़ना चाहते हैं। बेटा अगर सर्कुलर मोशन में कार को मोड़ रहे हो तो देयर मस्ट बी अ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ। वो एक्सेलरेशन बेटा आखिर यहां पर कौन देगा? वो एक्सेलरेशन सोचो यहां पर कौन देगा? ये मान लीजिए एक टर्न है, एक सड़क है, ऐसे आके ऐसे मुड़ना है सड़क पर। ठीक है, अब ये कार है, ये कार है, ये कार यहां से ऐसे ऐसे जाके मुड़ना चाहती है। अगर ये कार ऐसे मुड़ना चाहती है तो सर्कुलर पाथ पे चलना चाहती है ना। अगर सर्कुलर पाथ में चलना है तो कोई तो फोर्स होना चाहिए ना सेंटर की तरफ, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। वो फोर्स यहां कौन है? सोचो बेटा, अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो आप कहोगे सर बॉडी का वेट लग रहा है नीचे, सर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर, दोनों आपस में कट गए, खत्म बात। कोई और फोर्स ही नहीं है यहां पर, सिर्फ एक फोर्स होगा, फ्रिक्शन का फोर्स। ये जो टायर्स होते हैं कार के, इन पर एक फ्रिक्शन लगता है सेंटर की तरफ। तो जब कार ऐसे मोड़ पर मुड़ेगी ना, तो जो इसके टायर्स हैं उन पर फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ। वही फोर्स यहां सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स, वही जो फ्रिक्शन का फोर्स है म्यू टाइम्स एम जी, that must be greater than or equal to the required centripetal force। जितना centripetal force required है उससे ज्यादा फोर्स ये होना चाहिए या उसके बराबर हो। ज्यादा होगा तो भी ठीक है, लेकिन कम हुआ तो मामला जानते हो क्या होगा? ये कार ऐसे आ रही है, अगर फ्रिक्शन कम लगा तो ये मुड़ नहीं पाएगी, ऐसे चली जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। कार मुड़ने के लिए भाई जो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए वो तो चाहिए ना। अगर तुमने सेंट्रिपिटल फोर्स उतना नहीं दिया ना तो कार ऐसे जाएगी और ऐसे यहां पर घुस जाएगी, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। और ऐसा बहुत होता है पहाड़ों पर कि कार ऐसे जा रही थी, मुड़ना था, नहीं मुड़ पाई, उतना नहीं लग पाया, है ना, बाहर खाई में गिर गई। हमेशा आपने सुना होगा, है ना, कार खाई में गिर गई। तो रीजन उसका यही है कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। तो यहां से m जो है बेटा वो कैंसिल आउट करेंगे, तो म्यू
वी स्क्वायर बटे इस जी को इधर भेज दो, वी स्क्वायर बटे आर जी इज लेस देन और इक्वल टू म्यू। तो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी बनेगा। तो यहां से स्पीड का एक रिलेशन निकल करके आ जाएगा कि सर स्पीड शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। तो आपको उस कार की मैक्सिमम स्पीड मिल गई, दैट इज अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर। यानी कि अगर कोई कार किसी भी मोड़ पर टर्निंग कर रही है तो उसकी एक मैक्सिमम स्पीड होती है। इससे ज्यादा स्पीड में ले जाओगे तो कार का एक्सीडेंट होना तय है। तो दैट इज द मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम स्पीड जो कि उस कार की होनी चाहिए टर्निंग के दौरान, और वो मैक्सिमम स्पीड इतनी है। अगर इससे कम रहे तो ये सेफ है। ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है ना बेटा, ये सेफ कंडीशन है। यहां पे आपकी कार सेफली टर्न कर जाएगी अगर स्पीड कम है तो। और ये लिमिटिंग कंडीशन है। लिमिटिंग का मतलब होता है तुम्हारी किस्मत, बच भी सकती है, नहीं भी बच सकती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लिस्ट के ऊपर है, तो पहले मैं साइक्लिस्ट की कंडीशन आपको समझा दूं, फिर साइक्लिस्ट का क्वेश्चन भी करा देंगे। साइक्लिस्ट के केस में देखो क्या होता है, जब कोई भी साइक्लिस्ट किसी भी टर्न पर जाना चाहता है। अब मान लो इस बार कौन है, साइक्लिस्ट है, ये साइकिल है, ठीक है। साइकिल ऐसे जा रही है, साइकिल जब ऐसे आ रही थी और जब ऐसे मुड़ती है तो आपने देखा होगा वो टर्न हो जाती है, ऐसे ऐसे टर्न होकर के साइकिल ऐसे मुड़ती है, उसके बाद फिर सीधी हो जाती है। कितने बच्चों ने इस चीज को फील किया, कमेंट्स में जरूर बताना मेरे को, ठीक है। ये पाथ है, ये पाथ है, ठीक है। जब साइकिल ऐसे आती है, पाथ से चलते हुए आ रही है, अब उसको मुड़ना है तो ऐसे ऐसे टर्न हो जाती है, हल्का सा टर्न हो जाती है बेटा, घूम जाती है थोड़ा सा। तो वो जो टर्न हो रहा है उसी को हम यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होता है समझो, वेट लगा नीचे की तरफ, एक नॉर्मल रिएक्शन, जब वो टर्न हो गया तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस वाले एंगल को हम लोग थीटा मान ले रहे हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट हुआ एन कॉस थीटा और एक कंपोनेंट हुआ एन साइन थीटा। ये जो एन कॉस थीटा है वो तो एमजी के साथ बैलेंस हो जाएगा, एन कॉस थीटा जो है वो तो mg के साथ बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एन साइन थीटा ही एकमात्र फोर्स है जो कि सेंटर की तरफ है, तो उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर करेंगे, ठीक है। इन दोनों को आप डिवाइड करो, एन से एन कटेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टैन थीटा होता है, एम से एम कटेगा और फॉर्मूला बनेगा टैन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो अगर आपसे ये कहें कि भाई वो साइक्लिस्ट कितने एंगल पर टर्न हुआ था, है ना, उसने कितने एंगल पर बेंड किया, तो आप सीधे सीधे जवाब दे सकते हैं, दैट इज tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर, राइट है। अब साइक्लिस्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे हैं साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ लेवल रोड, टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड। स्पीड उसने बेटा नहीं घटाई है। कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड इज दिस। अच्छा, इस बार उसने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है ना, यानी फ्रिक्शन की वजह से हमें टर्निंग करानी है, बेंडिंग का काम ही नहीं है। कह रहा विल द साइक्लिस्ट स्लिप और वाइल द टर्न और नॉट। साइक्लिस्ट जो है वो सरकेगा, मतलब वो स्लिप करेगा या नहीं करेगा, फिसलेगा या नहीं फिसलेगा, ये हमारा क्वेश्चन। देखो मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए उसकी, मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए उसकी, अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर। तो म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.1 क्वेश्चन में गिवन है। रेडियस कितनी है, 3 मीटर, जी की वैल्यू 10 ले लो तुम, तो कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी, अंडर रूट 3 के बराबर। अंडर रूट 3 भाई, ये और ये 1 हो जाएगा, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 मतलब 1.732। ये उसकी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए, इतने मीटर पर सेकंड मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए, लेकिन वो अभी कितने से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से। तो 100% सर स्लिप होगा, यस इट विल स्लिप, एक्सीडेंट होना तय है, गिरेगा वो, पक्की बात है, ठीक है। फिलहाल बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट आई होप आपको समझ में आ गया है। तो अगर सोचो कोई भी साइक्लिस्ट सड़क पर मुड़ना चाहता है, ऐसे जा रहा था मुड़ना चाहता है, तो दो कंडीशन है। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो वो ऐसे मुड़ सकता है, बिना झुके हुए मुड़ सकता है, अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है सड़क पर तो, ठीक। लेकिन अगर सर फ्रिक्शन कम है या सर फ्रिक्शन नहीं है तो उस साइक्लिस्ट को बेंड होना पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप मुड़ते हो ना तो आप अपने आप नेचुरली बेंड हो जाती है आपकी साइकिल, और कई बार लोग इसी वजह से गिर जाते हैं। क्यों, क्योंकि सड़क पर सर वो कहते हैं ना सर वो गिट्टी पड़ी हुई थी, जो गिट्टी पड़ी हुई थी उसकी वजह से ऑलरेडी फ्रिक्शन था और तुमने बेंडिंग भी कर दी, समझ रहे हो, बेंडिंग भी कर दी तो तुमने ज्यादा कर दिया, ज्यादा कर दिया, इसीलिए उसी डायरेक्शन में गिर जाते हो, ठीक है।
चलिए, अब बात आई सर सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन रोड। देखो कार के केस में भी यही सीन है कि अगर कार ऐसे आ रही है और बेंड करना चाहती है, तो मैंने आपको बताया कि भाई कार अगर टर्निंग करना चाहती है तो फ्रिक्शन होना चाहिए। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर होती है, चाहे कार हो चाहे साइकिल हो, ठीक। लेकिन यहां पर सर क्या है, स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताई। यहां पर क्या है, कार के केस में क्या होता है यार, देखो साइकिल में तो हमने क्या किया, साइकिल को बेंड कर लिया। अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं है तो साइकिल को बेंड करके हमने ऐसे पार करा लिया। लेकिन कार को हम बेंड नहीं कर सकते, कार को हम नहीं उठा सकते ऐसे कि भैया कार जा रहा है सर, कार ऐसे जा रही है सर, ऐसे ऐसे सर कार जा रही है और हम कार को ऐसे टेढ़ा कर ले। नहीं, वो सबके बस की बात नहीं है ना, वो केवल रजनीकांत सर ही कर सकते हैं, राइट। सबके बस की बात नहीं है। यहां पर क्या है कि हम हाईवे पर आपने देखा होगा सड़क का ये जो आउटर वाला ये जो पार्ट होता है इसको उठा देते हैं। चेक करो, ये सड़क का आउटर पार्ट देखो उठा दिया। यहां भी चेक करो, टर्निंग करनी थी इधर की तरफ, इसका आउटर एज जो है सड़क का उसको उठा दिया जाता है। इस प्रोसेस को बेटा हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। लिखा है लैंग्वेज में, बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ एनी रोड इज नोन एज बैंकिंग ऑफ द रोड, ठीक है। और इसी एंगल को एंगल ऑफ बैंकिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। अब सोचो ये कार आ रही है, एक कार आ रही है किसी सड़क पर जिसके आउटर वाले पार्ट को हमने उड़ा दिया है, उठा दिया है, उड़ा नहीं उठा दिया है, ठीक है। देखो ये मोड़ था, ये टर्निंग है, ऐसी टर्निंग है, मतलब रोड ऐसी है, ऐसा डायग्राम है, ये रोड है, ये रोड है, ठीक है। और हमने आउटर वाले पार्ट को थीटा एंगल उठा दिया। अब क्या होगा सर, चेक करो क्या होगा। mg लगा नीचे की तरफ, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा अगर ये एंगल थीटा हो, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट n cos थीटा और एक कंपोनेंट हो गया इधर की तरफ n sin थीटा। सेम टू सेम बिल्कुल वही वाली बात आएगी कि सर n cos थीटा mg के बराबर होगा, n cos थीटा mg के बराबर होगा। और जो n sin थीटा है केवल वही एक फोर्स है यहां पर जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे केसेस में सेम टू सेम रिजल्ट आएगा कि सर tan थीटा v स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर है। तो एंगल ऑफ बैंकिंग आप निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू कि सर थीटा tan इनवर्स v स्क्वायर बटे आर जी के बराबर होगा। अब सेकंड केस की बात करते हैं, सेकंड केस की बात करते हैं। सर अगर मान लो फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों प्रेजेंट हो सर तो क्या होगा। ये तो पहला हो गया कि भाई एंगल ऑफ बैंकिंग कितना है, दिस थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग। अगर आपसे कहें कि भैया एंगल ऑफ बैंकिंग बता दो और फ्रिक्शन एब्सेंट है, फ्रिक्शन नहीं प्रेजेंट है, फ्रिक्शन की कोई बात हमने नहीं की देखो यहां पर, है ना। तो ऐसे केसेस में एंगल ऑफ बैंकिंग निकाली जाती है। अब यहां पर सर क्या होगा, यहां पर देखो ये नॉर्मल रिएक्शन था, सेम टू सेम डायग्राम है, ये थीटा है, यहां पे अब फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है। अगर फ्रिक्शन भी प्रेजेंट होगा तो फ्रिक्शन तो इधर ही की तरफ लगेगा टायर पे, है ना, इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा, है ना। ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी बेटा थीटा हो गया। ये कंपोनेंट फ्रिक्शन का हो गया एफ कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इधर हो गया एफ साइन थीटा। भाई फ्रिक्शन भी तो अप्लाई होगा। सोचो अगर रोड पर ये कार चल रही है और फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन इधर की तरफ है, फ्रिक्शन इधर की तरफ है, उसका एक कंपोनेंट ये हो गया एफ कॉस थीटा, एक ये हो गया एफ साइन थीटा। अब ऐसे केसेस में इक्वेशंस अगर मैं बनाऊं तो वही बात आएगी, क्या एन कॉस थीटा माइनस माइनस एफ साइन थीटा दैट इज इक्वल टू mg। कैसे बना सर, एन कॉस थीटा ऊपर है बेटा, एन कॉस थीटा बराबर mg प्लस एफ साइन थीटा, उसको मैंने उधर भेज दिया तो माइनस में चला गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूंगा। सेकंड देखो, लेफ्ट साइड में इधर की तरफ सिर्फ और सिर्फ दो ही फोर्सेस हैं, पहला है एन साइन थीटा, दूसरा है एफ कॉस थीटा, और दोनों लेफ्ट में है। ये दोनों मिलकर यहां पर क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई सड़क कैसी थी, रोड ये है, तो अगर कोई कार ऐसे आ रही है तो इस कार पे नेट फोर्स होना चाहिए सेंटर की तरफ, और वो सेंटर की तरफ ये भी है और ये भी है, ये दोनों मिलकर सेंटर की तरफ फोर्स बनाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, यानी कि अगर मैं ऐसा करूं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 अगर मैं कर दूं, तो जरा ध्यान से देखना, एन साइन थीटा है, फ्रिक्शन को म्यू एन लिख सकते हैं तो म्यू एन कॉस थीटा हो जाएगा, बटे एन कॉस थीटा हो गया, और फ्रिक्शन को फिर से म्यू एन लिख देंगे तो ये साइन थीटा आएगा,
दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर जी, एम से एम कट गया। नॉर्मल रिएक्शन कॉमन लेके उड़ा सकते हैं, ठीक। ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू टाइम्स कॉस थीटा, और ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू टाइम्स साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर जी। ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड करो तो ये बन जाएगा टैन थीटा प्लस म्यू, ये बनेगा 1 माइनस म्यू टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर जी, राइट। यहां से v की वैल्यू आ गई अंडर रूट आर जी टाइम्स टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। ये बेटा हमारा फॉर्मूला मिल गया वेलोसिटी का। यानी कि अगर कोई ऐसा रोड है जिसमें बैंकिंग भी है और फ्रिक्शन भी है, जो कि रियलिटी में यही होता है, ये जो मैंने डायग्राम आपको यहां दिखाया, इस रोड पर फ्रिक्शन भी है और बैंकिंग भी है, दोनों ही रियलिटी में यही होता है ना। तो रियलिटी में यही वाला कंसेप्ट बेटा अप्लाई होता है। तो फॉर्मूला आ जाता है स्पीड का अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। यहीं पर बस ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि सर म्यू जो है वो टेन अल्फा के बराबर होता है, तो इस पे टेन अल्फा कर दो, तो क्या बन जाएगा टेन थीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन थीटा। ये तो फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया ना, v बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस अल्फा। सोचो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो वही फॉर्मूला बन गया। अगर मैं म्यू बराबर tan अल्फा लिख दूं तो ये बन जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया जिसको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है बेटा, ठीक है, अगर फ्रिक्शन पिक्चर में है तो इस अल्फा को रखना जो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हटा देना। जैसे ही हटाओगे v बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा आएगा, जो कि ये वाला फॉर्मूला है, v बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा, राइट। अब इस पर क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, कह रहा है अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। तो एंगल ऑफ बैंकिंग पता है, कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द कार इज दिस, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी पता है। कह रहा व्हाट इज द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द कार टू अवॉइड वियर एंड टियर ऑफ इट्स टायर। अगर वियर एंड टियर नहीं होना है, यानी कि टायर ना घिसे, टायर में कोई गड़बड़ ना आवे, इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं है। टायर को घिसाने का काम कौन करता है, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। लगा दो फॉर्मूला, आर भी पता है, जी भी पता है, थीटा भी पता है, सब लगा दो, वैल्यू निकल आएगी। सेकंड केस में कह रहा है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। मैक्सिमम अलाउड स्पीड बता दो अगर स्लिपिंग ना हो, मतलब फ्रिक्शन इस बार प्रेजेंट है। रियलिटी वाली बात तो यही है। फ्रिक्शन लेस सरफेस तो इमेजिनरी कंसेप्ट है, इमेजिनरी है, ठीक है, क्वेश्चन में कर दिया, बात खत्म। लेकिन रियल केसेस में फ्रिक्शन तो होगा ना रोड पे। तो ऐसे में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, दैट इज अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। मैं आपको बता चुका हूं, सारी वैल्यूज फिर से रख दो, 38.1 मीटर पर सेकेंड निकल कर आ जाएगा। कैलकुलेट करके जरूर देखना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मीटर स्केल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दिस एम्प्लॉइज force acting on the scale is zero but torque about the center of mass act on the scale। भैया जब फोर्स ही जीरो हो गया तो फिर टॉर्क भी जीरो ही होगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज जीरो एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द इज ऑल्सो जीरो। हाँ सही है भाई। अगर कोई भी एक मीटर स्केल है, एक पूरा का पूरा स्केल है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है ना, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ही हो गया एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब फोर्स ही नहीं है। जब फोर्स ही नहीं है तो टॉर्क की बात कहां से आ गई है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होमवर्क यही है कि भाई डेली डेली 20 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बेटा शुरू कर दीजिए। अभी तक नहीं किया है तो अब शुरू कर दीजिए, नहीं तो रिग्रेट होगा आपको बाद में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। मैंने ये चैप्टर को 1 घंटे 27 मिनट में कवर किया है, बट दिस इज द मैक्सिमम, है ना, कंप्रेस्ड टाइम। इससे छोटा नहीं हो सकता ये चैप्टर, ठीक है। तो कोशिश करेंगे, है ना। मिलेंगे अपन लोग अपनी अगली क्लास में। कोशिश क्या करना है, मतलब मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस। सभी लोग भाई कमेंट्स में बताना यार, इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं आपके लिए, तो एटलीस्ट आप सभी लोग कमेंट्स कर सकते हैं, इस वीडियो को खूब शेयर कर सकते हैं, है ना, लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतना तो यार बेसिक ड्यूटी आपकी है, वो तो आपको करना ही चाहिए, ठीक है। सो लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।